एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट which can be formed find number of product which can be formed on monochlorine मोनोक्लोरिनेशन ऑफ, पहला है CH3 CH2 CH2 CH3 मोनोक्लोरिनेशन। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, मोनोक्लोरिनेशन वाले, है ना, ये मैंने आपको वहां आइसोमेरिज्म में करवाए हैं। आप जितने टाइप के फ्री रेडिकल हैं वो फ्री रेडिकल देखो और वहां क्लोरीन लगा दो, तो यहां पर या तो यहां लग जाए या यहां लग जाए, दोनों एक ही बात है ना, और या तो यहां लग जाए या यहां लग जाए, एक ही बात है। तो इस कंपाउंड में मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, ठीक है। नहीं, लेकिन तुम आप मेरी बात समझ नहीं रहे। यहां पर एक बार एक काम करते हैं, बना के देखते हैं। तो CH3 CH2 CH2, एक तो यह आ जाएगा CH2Cl प्लस एक यह आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH, एक H को हटा के Cl लगा दिया, यह आ जाएगा CH2CH3। ये 2 प्रोडक्ट बने ना यहां पर। कितने प्रोडक्ट बने बेटा? अरे बोलो, कितने प्रोडक्ट बने? 2 नहीं बने प्रोडक्ट, ये 3 बने हैं। क्या बने हैं? 3 प्रोडक्ट बने हैं, क्योंकि ये जो सेंटर बना है ना, ये कायरल सेंटर है। अगर मैं स्टीरियो इंक्लूड करूं ना बेटा, तो ये वाला कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के 2 आइसोमर होते हैं, D और L। एक तो वो खुद, एक उसकी मिरर इमेज। समझ गए क्या? तो यहां पर अपन को अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो बोल दे तो दो दो बोलना है आंसर, और इंक्लूडिंग स्टीरियो बोल दे तो GI या OI दोनों कंसिडर करनी है। तो ये नोट कर लें, तो आंसर आ जाएगा एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स प्रोडक्ट कितने आ जाएंगे? 2, और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? 3। हाँ जी, हो गया नोट। चलो, आप मुझे बताओ इसके अंदर टोटल प्रोडक्ट मोनोक्लोरिनेशन से कितने बनेंगे, बना के बताओ।
बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा? अरे बताओ, 1 बनेगा, 2 बनेगा, कितना बनेगा भाई? नहीं पता लग रहा है कि कितना बनेगा? यहां पर दो तरह से देखो, या तो यहां से हटा दो 1 1 और 1, ये तीनों एक टाइप के हैं और ये अलग टाइप का है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब मुझे नहीं पता 2 प्रोडक्ट बनेंगे क्या, पहले अपन बना के देखना पड़ेगा। ये Cl लगा दिया, एक तो ये बनेगा क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। और सेकंड बीच वाले से लगाओगे तो भी नहीं बनेगा। ये आ गया Cl, ये आ गया CH3, ये आ गया CH3। ये वाला कंपाउंड भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, कायरल सेंटर ही नहीं है इनके अंदर। इस वाले चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए ना, इस कार्बन की तो 3 वैलेंसी तो सेम है। तो यहाँ पर ये भी कितना बनेगा बेटा? 1। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने? 2। नोट कर लो। हो गया? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताएं भाई। आपको याद, देखो ध्यान से देना, ये ब्रोमिनेशन है। ब्रोमिनेशन मोर सेलेक्टिव होता है। सबसे पहले जहां स्टेबल रेडिकल बनेगा वही मेजर बनेगा। तो स्टेबल रेडिकल कौन सा बनेगा? 1 डिग्री वाला मेजर बनेगा, 2 डिग्री वाला मेजर बनेगा? अरे यहां से एच हटा के यहां रेडिकल बना लो। अब यहां जो रेडिकल बना है इसके बगल में 2 ही तो अल्फा एच है। अरे 2 ही तो अल्फा एच है, लेकिन यहां से एच हट के अगर यहां रेडिकल बनेगा तो sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन, उन पे लगे एच, अल्फा एच। तो कितने अल्फा एच आ जाएंगे यहाँ पर? 5। तो ये 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेटा। तो 2 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्या यहाँ पर? ये बनेगा CH3, CH2, CH, CH3 और ये Br। ऐसा बनने से पहले पता क्या बनेगा वहां पर? पहले रेडिकल बनेगा। अब ये रेडिकल कैसा है? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है ये? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 3 सिग्मा हो गए उसके। अब इस पे जब Br रेडिकल अटैक करेगा, अदिति sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ये प्लेनर स्पीसीज है, प्लेनर। जैसे ये बोर्ड क्या है? ये प्लेनर है। अब प्लेनर में जितना, मतलब जितना प्रोबेबिलिटी आगे से अटैक करने की होती है उतनी ही प्रोबेबिलिटी पीछे से अटैक करने की होती है। अरे प्लेनर है ना, प्लेनर। तो प्लेनर तो बिल्कुल आगे से भी वैसा ही दिखेगा, पीछे से भी वैसा ही दिखेगा। तो यहां अटैक दोनों साइड से हो सकते हैं, आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है।
तो आगे से अटैक करेगा तो एक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, पीछे से कॉन्फ़िगरेशन का अटैक करेगा तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और अपोजिट, ठीक है, तो दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, एक आर बनेगा तो दूसरा एस बनेगा, और दोनों 50-50% बनेंगे। मतलब एक डी बनेगा तो दूसरा एल बनेगा, और डी और एल इक्वल अमाउंट में, तो क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। तो आंसर आएगा इसका रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, ये फ्रंट और बैक दोनों से अटैक कर सकता है, ये इधर से भी अटैक कर सकता है, ये इधर से भी अटैक कर सकता है। तो यहां प्रोडक्ट बनेगा आर एम, रेसिमिक मिक्सचर। formed carbocation, formed carbon radical is planar species. Planar species. Formed carbon radical is planar species on which Br2 can attack both from front and back side equally. Hence Rm is formed. Hence racemic mixture is formed. हो गया बेटा जी? अरे हो गया क्या नोट? चलो, ये अपन ने एक पार्ट डिस्कस किया है इसका। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एल्कीन। ये क्या था? एल्केन। अब लिखे एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? CnH2n। सबसे पहले अपन बात करेंगे GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसमें पहला लिखो फ्रॉम डाईहेलाइड। उसमें पहला लिखो फ्रॉम डाईहेलाइड। हाँ जी। अब डाईहेलाइड में दो तरह का केस आता है। एक मिनट आप सामने ध्यान दे बेटा, पहले सामने ध्यान दो।
अब यहां पर अपन क्या यूज करते हैं, यहां जिंक यूज करते हैं, जिंक। ये जिंक जो है, ये जिंक आता है और यहां से Cl2 को बाहर ले जाता है, तो यहां से ZnCl2 बाहर निकल जाता है। अब यहां से भी वैलेंसी फ्री, यहां से भी वैलेंसी फ्री, दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो क्या बन जाएगा यहां से, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, जैसे मान लो, अच्छा ये कौन सा हैलाइड था, ये विसिनल हैलाइड था, विसिनल हैलाइड। पता नहीं कभी बात हुई है क्या इस बारे में, जैम और विसिनल, है ना। ये है जेमिनल। ये जेमिनल हैलाइड है और वो विसिनल है। जेमिनल मतलब सेम कार्बन पे अगर दो हेलोजन लगे हैं, तो विसिनल मतलब अगल बगल में लगे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, अगेन जिंक आएगा, जिंक यहां पर इन दोनों को कंबाइन करके अलग ले जाएगा, तो यहां से ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और दो वैलेंसी क्या है, फ्री। अब जब दो वैलेंसी फ्री है तो ऐसा, अभी देखो आपस में तो कंबाइन हो नहीं सकते, सेम कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसी है, ऊपर तो क्या था, अगल बगल में था। अब क्या होगा, ये ऐसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल बगल में और होगा, इसके 2 मोल यूज किए जाएंगे, 2 मोल। तो उसमें भी क्या होगा, ऐसा ही तो होगा, वही CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और उसमें भी 2 Cl थे, तो उसकी भी 2 वैलेंसी हट गई, तो इस वाले की भी 2 वैलेंसी हट गई, ये लो। अब इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी आपस में क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी, बट हायर एल्कीन बनेगी। जेमिनल के केस में क्या बनती है, हायर एल्कीन बनती है। क्लियर हो गई बात, नोट कर लो बेटा। जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। इस क्वेश्चन में मुझे आंसर बताओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट।
बताओ भाई क्या बनेगा। अरे सेम ही तो तरीका है ऊपर वाला जैसे, तो वही मेटल वहां है, वही मेटल यहाँ है, वही हेलोजन वहां से हट रहा था, वही हेलोजन यहाँ से हटेगा। अब सेम कार्बन से हटेगा तो वहां क्या आ जाएगी, 3 वैलेंसी फ्री हो कंप्लीट फ्री हो जाएगी। ऐसे ही इसका दूसरा मोल होगा, उसकी भी 3 वैलेंसी फ्री हो जाएगी और दोनों आपस में कनेक्ट कर जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। नोट कर लो बेटा, इसके 2 मोल यूज कर लेंगे यहां पर। सेम ही तो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। ये तो पहला मेथड हुआ। सेकेंड, फ्रॉम कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्रॉम कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ जी, कॉलबे इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे यहां पर जैसे CH2 COONA CH2 COONA। अब यहाँ सॉरी ये क्या है, एक ही तो कंपाउंड है ये। यहाँ एरो पर, एरो के ऊपर लिखा है KE, कॉलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता था, वहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता था, फ्री रेडिकल का। यहाँ COONA को हटाओगे, COONA को हटाओगे, रेडिकल बनेगा, रेडिकल बनेगा, दोनों आपस में कनेक्ट कर जाएंगे। कनेक्ट कर जाएंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया, एल्कीन। वही तो चाहिए था अपन को। नोट कर लो बेटा। थर्ड लिखो, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस। थर्ड लिखो, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बाई मेटल कार्बाइड्स, बाई मेटल कार्बाइड्स। वैसे ये वाला जो मेथड है ये अपन इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। मैंने पी ब्लॉक जब पढ़ाया होगा तब आपको हाइड्रोलाइसिस पढ़ाया होगा। वहां वहां 3 नाम बोला होगा अपन ने, मिथेनेमाइड, अगर हाइड्रोलाइसिस से मीथेन बन रही है तो, एसिटाइलिन बन रही है तो, अपन ने वहां अलग अलग है ना 3 टाइप से पढ़े थी रिएक्शन। जैसे सबसे पहले B2C, अब इसका रिएक्शन HOS से करो, तो आप मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दें बस। बोलो भाई कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। एक बेरिलियम पे कितना चार्ज होता है, +2। 2 पे कितना आ जाएगा, +4। +4 प्लस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। तो एक कार्बन पे -4 आ गया। अब ये किससे कनेक्ट करेगा, H प्लस से। अरे माइनस कैसे जुड़ेगा, प्लस से। तो C-4 और H प्लस, 1 इसके नीचे 4 इसके नीचे, तो क्या बनने वाला है, CH4। आगे बात समझ, ठीक है। तो मैं तो सारे एक साथ ही पढ़ा दे रहा हूँ भाई, जितने भी कार्बाइड्स हैं। जैसे मानो अगला मेरे पास है Al4C3 प्लस HOH, सेम वही तरीका। ये 3 चला जाएगा इसके ऊपर, 4 चला जाएगा इसके ऊपर, तो क्या बन गया ये Al+3 और C-4।
H प्लस और OH माइनस। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके फिर से क्या बना लेंगे, CH4। ये CH4 आ गया। लेकिन अगर यहाँ Mg2C3 होता, Mg2C3 प्लस HOH, अब आप इसे ऐसे नहीं कर पाओगे वैलेंसी का क्रॉस एक्सचेंज, क्योंकि मैग्नीशियम +3 लेता ही नहीं है। तो यहाँ एक, ठीक है, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2। एक मैग्नीशियम पे +2, तो दो पे कितना, +4। इधर +4 तो उधर कितना, -4। तो इधर +4 आ जाएगा, इधर -4 आ जाएगा। ठीक है, तो दो मैग्नीशियम पे 4 प्लस, तो एक पे +2। तो ये कैसे कनेक्ट करेगा बेटा जी, H प्लस से। तो ये 1 आ जाएगा इसके नीचे, 4 चला जाएगा इसके नीचे, क्या बनेगा, C3H4। ये तो कनेक्ट करेगा आपस में। C3H4 क्या होता है, C3H4, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज C3H4। और क्या बन सकता है यहाँ पर, और वैसे तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये भी तो बन सकता है। ठीक है ना, सिंपल है। जैसे CaC2, CaC2 का हाइड्रोलाइसिस कराओ तो कैल्शियम पे आएगा +2, C2 पे आएगा -2। अब C2 -2, ये प्लस ये माइनस, ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। ये 1 इसके नीचे, 2 इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा, C2H2। और क्या बनेगा, कैल्शियम +2, 1 इसके नीचे, 2 उसके नीचे, तो कैल्शियम OH का होल ट्वाइस। बाकी ये तो सब जगह बनेगा ही बनेगा, मैं इसको नहीं बना रहा, मुझे मतलब ही नहीं है इससे। मुझे तो केवल इससे मतलब है हाइड्रोकार्बन क्या बन रहा है, नोट कर लें बेटा। ये सारी बातें पढ़ चुके हैं अपन पहले। सर कब, ये मैंने सभी का हाइड्रोलाइसिस समझा दिया एक साथ ही, ऐसा नहीं एल्केन का अलग समझो, एल्कीन का अलग समझो, एल्काइन का नहीं, सारे मैंने एक साथ ही बता दिए बस। नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन। फ्रॉम एलिमिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन की, एल्कीन या एल्काइन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फ्रॉम एलिमिनेशन,
ये अल्कोहलिक KOH जो आता है, अल्कोहलिक KOH, आप एक बात याद रखना, जो अल्कोहलिक KOH होता है ये एलिमिनेशन करवाता है। क्या करवाता है? एलिमिनेशन। और जो एक्वस KOH होता है वो सब्स्टिट्यूशन कराता है। KOH का मतलब NaOH भी हो सकता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करवाता है, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करवाता है। तो यहां से क्या होगा, मैंने अल्कोहलिक KOH लिया, वो यहां से HCl को बाहर निकाल देगा, इधर से वैलेंसी फ्री, इधर से वैलेंसी फ्री, क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अब मेरे पास में यहां एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है मुझे। तो ये जो एलिमिनेशन होता है ना, एलिमिनेशन, ये 3 तरह की होती है। नोट वोट कुछ मत करना, पहले समझना। ये 3 तरह की होती है। एक होता है E1 यानी यूनिमोलिक्यूलर, एक होता है E2 यानी बाईमोलिक्यूलर, और एक होता है EI यानी इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन 3 तरह की होती है। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? इसका एग्जाम्पल जैसे एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? डिहाइड्रोहेलोजनेशन, डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो दैट इज पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर R3NO एक्सेट्रा। तो ये कुछ रिएक्शन इन, बस अब यहीं से थोड़ा मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनिक का। ये अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारी बातें। ठीक है, तो आप एक बार इतना नोट कर लें, फिर अपन इसको देखते हैं। ये कहीं ना कहीं नोट कर लेना आप, जहां आपकी नज़र बार बार जाए। एक्वस KOH या NaOH सब्स्टिट्यूशन कराता है, अल्कोहलिक KOH या NaOH एलिमिनेशन कराता है। जहां आपकी नजर बार बार जाए वहां लिख लेना उसे।
मैंने मॉड्यूल सोल्व करने के लिए दिया था, किया है क्या आपने सोल्व? अरे दिया था ना 18 क्वेश्चंस। हाँ भाई, किया है सोल्व? चलो लास्ट के 10 मिनट्स में अपन मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे। सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखो, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या तुषार सोल्व किया है क्या मॉड्यूल बेटा? पूरा नहीं किया? 18 ही थे। हाँ जी, एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर बाहर निकालना। एसिडिक मतलब एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में वाटर का बाहर निकलना। डिहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोहेलोजनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का डी मतलब निकलना और उधर पायरोलाइसिस। लिखा इतना ऊपर वाला। चलो अब पहला लिखो, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें अपन ध्यान देते हैं, जैसे मेरे पास में CH3 CH3 यहां OH है। अगर यहां OH है तो यहां पर अपन ने एल्कोहलिक KOH यूज में ले लिया, एल्कोहलिक KOH, और यहां मेरे पास प्रोडक्ट बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब वाटर बाहर निकल गया। अब ऐसा कैसे हुआ, तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो इसके लिए स्टेप 1, मैकेनिज्म, नहीं अब कुछ भी नोट मत करना, पहले सामने ध्यान दो। सबसे पहले वाले स्टेप में क्या हुआ? सबसे पहले वाले स्टेप में यहां पर मेरे पास इधर एक लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप यहां पर जो पहला स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, स्लो या RDS स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाता है। जब लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया तो वहां पीछे क्या छोड़ के गया वो? यहां पीछे वो हाइड्रोजन, मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो यहां क्या बन गया मेरे पास में? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है? दिस इज कार्ब कैटायन या कार्बोकैटायन। क्या है ये? इंटरमीडिएट। यहां पहले स्टेप में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। फिर यहां आ जाएगा स्टेप 2, ये पॉजिटिव, इधर H। सेकेंड स्टेप में क्या यूज करते हो आप कोई बेस यूज करते हो, बेस। ठीक है, वो बेस क्या करेगा? सेकेंड स्टेप जो होती है वो फास्ट स्टेप होती है। बेस क्या करता है? बेस H+ को खा जाता है।
बेस H प्लस को अपने साथ ले जाएगा। अब ये जो H प्लस यहां से चला गया तो पीछे क्या बचा, नेगेटिव। H प्लस के जाने के बाद यहां बचेगा नेगेटिव, वो नेगेटिव अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो क्या बन जाएगा यहां से, ठीक है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा अगर ऐसे बनाना चाहूं कि ये बेस लिया, मतलब मैंने क्या लिया, OH माइनस लिया। अब OH माइनस क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा धीरे धीरे। तो ये H प्लस इस OH माइनस के साथ चला जाएगा और वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। H प्लस चला गया, नेगेटिव बना, नेगेटिव ने लोन पे डोनेट किया, क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो पहला स्टेप जो है वो इसका RDS स्टेप है, सेकंड स्टेप इसका फास्ट स्टेप है। क्लियर है, इस तरह से। तो ये नोट कर लें बेटा। जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको इस नीचे वाली रिएक्शन के लिए ही लिख देता हूँ मैं। ये बनेगा इधर से H, इधर से H गया, इधर से लिविंग ग्रुप गया, और क्या बन गया, एल्कीन बन गया। अभी इसका मैकेनिज्म है। नहीं, अभी आप थोड़ा सा रुके, देखो 10 मिनट, अभी सारा समझ आएगा आपको। ओनली 10 मिनट्स। कार्बोकेटाइन का बनना, मतलब RDS के फुल फॉर्म पूछ रहे हैं क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तुम्हारे काइनेटिक शुरू हो गया क्या, नहीं हुआ। किसी रिएक्शन की सबसे स्लो स्टेप जो होते हैं ना, वो उस रिएक्शन की रेट डिसाइड करती है। सर क्या मतलब है इस बात का, तो एक मिनट मेरी बात सुनो, फिर मैं पहले इसका मीनिंग समझा दूं। जैसे मान लो एक कंपनी पेन बेचती है, पेन बना के अब पेन बनाने के लिए तो उसमें दो, जैसे पेन अलग बनता है, उसकी कैप अलग बनती है, ठीक है, और उसकी रिफिल में इंक अलग सेगमेंट में फिल होती है, ऐसे 3-4 सेगमेंट होते हैं। तो मैंने माना कि कैप भी फटाफट बन जाती है, वो पीछे वाला पेन का खोखा भी फटाफट बन जाता है, लेकिन जो रिफिल में इंक फिल होने वाला प्रोसेस बहुत स्लो है। तो एक दिन में जैसे 1000 कैप बनती होगी, 800 पेन बनते होंगे, और केवल 200 ही रिफिल फिल हो पाती है। तो सेल मार्केट में सेल होने के लिए कितने पेन अवेलेबल है अपने पास, 200 तो अवेलेबल है, क्योंकि पेन तो पूरा ही बिकेगा ना, ऐसे बिना रिफिल के थोड़ी बिकेगा। इसका मतलब जो सबसे 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 स्लो यूनिट जो होती है ना, वो डिसाइड करती है रिएक्शन की रेट। सिमिलरली भाई, एक टीम में 10 प्लेयर हैं, अब दौड़ का कंपटीशन है, सामने भी 10 प्लेयर हैं, उनको उधर से इधर 1 किलोमीटर वो करना है, इनको इधर से उधर दौड़ना है 1 किलोमीटर। अब किसी टीम में एक लंगड़ा है, तो जिसमें लंगड़ा होगा वो टीम नहीं जीत पाएगी, क्योंकि 10 के 10 को उधर जाना है भाई। समझ में आ रही है बात। तो कौन विनर होगा कौन लूजर होगा कैसे पता लगेगा, जो स्लोवेस्ट स्टेप होगी ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर होती है। क्लियर है ना बात, उसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नोट कर लो।
मैं ऐसी बातें इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा फिजिकल भी पढ़ा लेता हूँ। हो गया नोट? तो यहां पर जो रिएक्शन की रेट है, रेट को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। यह आ जाएगा के इंटू रिएक्टेंट, के इंटू रिएक्टेंट। और ये कौन से वाले रिएक्टेंट होते हैं? ऑफ आरडीएस स्टेप। आरडीएस स्टेप वाले रिएक्टेंट लेने हैं मुझे, आरडीएस वाले, क्योंकि वही तो डिसाइडिंग फैक्टर है, वही तो डिसाइड करेगा रेट को। फास्ट, जैसे ये रिएक्शन 1 घंटे में पूरी हो रही है मान लो, तो ये 59 मिनट या इससे ज़्यादा तो स्लो स्टेप से चल रही होती है। फास्ट स्टेप तो 2-4 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। वो थोड़ी डिसाइड करेगा सब कुछ, ठीक है? उसको पता ही नहीं है ज़्यादा कुछ। जैसे मान लो बाहर लड़ाई हो गई, अपन जा रहे थे उधर से, हम अपन तो वहीं बैठ के जमा के, ठीक है, आज तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है? वो 2-4 घंटे लड़ाई चली, बाकी लोग आए गए, एक अपन ही थे जो वहाँ परमानेंट थे। तो फिर पुलिस आएगी तो किससे पूछेगी? सबसे अपने से ही पूछेगी भाई, क्योंकि अपन ज़्यादा टाइम तक थे ना वहाँ, तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी तो अपने पास ही है, ठीक है? तो इसलिए जो स्लो स्टेप होती है वो ज़्यादातर टाइम तक उसी रिएक्शन, ज़्यादातर टाइम तो उसी में लगी रहती है। फास्ट स्टेप तो कुछ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है, उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है फास्ट वाली में, जो इन्फॉर्मेशन है वो स्लो में ही है, ठीक है? तो चलो, ये होता है रेट कैलकुलेट करने का तरीका है। अब ये केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट है। किसी रिएक्शन की रेट, अच्छा नहीं, ये तो थोड़ा बहुत तो इक्विलिब्रियम में पढ़ा है आपने, लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी भी रिएक्शन की रेट जो होती है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट पर। फिर वो प्रोपोर्शन हटेगा तो कांस्टेंट आता है एक। तो ये रेट रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी, ये प्रोपोर्शनल आ गया पर आरडीएस स्टेप वाली। तो यहां क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल टू के इंटू, कौन था रिएक्टेंट? ये, और जो कोफिशिएंट होता है वो कहां चला जाता है? वो उनकी पावर में चला जाता है। तो यहां रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कितना था? 1 था, 1, तो वो उसकी पावर में चला गया। अच्छा, यहां बेस तो है ही नहीं, आरडीएस स्टेप में बेस तो है ही नहीं, यानी बेस पर तो वो डिपेंड करेगा ही नहीं। तो मैं उसकी पावर कितने लिख दूं? 0। जबकि अभी तो अपन इवन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इवन। जब E2 पढ़ाऊंगा ना मैं, तब आप देखोगे वहां उसी स्टेप में, स्लो स्टेप, उसी स्टेप में बेस अटैक करता है और लिविंग ग्रुप से ये बाहर निकल जाता है। वो एक ही स्टेप में होता है सारा काम। तो वहां ये दोनों यूज आएंगे। तो अब ऑर्डर कितनी हो गई रिएक्शन की? ऑर्डर कितनी हो गई? 1। ऑर्डर मतलब रेट कंसंट्रेशन के कितने पावर के प्रोपोर्शनल है, उसे कहते हैं ऑर्डर। नहीं, रेट कंसंट्रेशन के कितने पावर के प्रोपोर्शनल है। तो जो पावर होती है ना, वो होती है ऑर्डर। ऑर्डर जितनी हाई होगी डिपेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। जैसे अभी इसको डबल किया तो रेट डबल,
मान लो पावर अगर ऑर्डर 2 होती, इसको डबल करता, तो डबल की पावर 2 4, तो रेट कितनी हो जाती? 4 टाइम्स। मान लो पावर 3 होती, तो इसको डबल किया, तो डबल की पावर 3 8, तो रेट कितने टाइम्स? 8 टाइम्स हो गई। तो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी, मतलब पावर उसे बोलते हैं ऑर्डर, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ती जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा गुना से। ठीक है, इस तरह से। तो ये नोट कर लें आप, रेट इन पर डिपेंड करती है। हो गया क्या? अब यार एक बात देखो, सुनो, आपने किया क्या? आपने यहां से इसको बाहर निकाला, यहां से इसको बाहर निकाला, एलिमिनेट किया, एलिमिनेट, बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड ब्रेक करके बोला भगो यहां से। तो बॉन्ड ब्रेक करने में तो एनर्जी चाहिए, बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन if temperature of reaction is less than required temperature। जितना टेम्परेचर है चाहिए उतना आपने दिया ही नहीं, तो नहीं होगा एलिमिनेशन, नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा फिर? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन रिएक्शन विल बी सब्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन। तो आप ये नोट करें। Then reaction will be NSR instead of ER। NSR का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ER का मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन।
हाँ जी, ऊपर वाला तो हो गया होगा नोट आपसे। अब चलो एक बात सुनो, यहां इस रिएक्शन में इधर से H गया, इधर से लिविंग ग्रुप गया, तो यहां से और क्या बन गया, HLG बन गया, H और लिविंग ग्रुप। तो आप मुझे बताओ ना भाई, अनुकृति आप मुझे बताओ, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में रैंडमनेस, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? रैंडमनेस समझते हो ना, रैंडमनेस थर्मो पढ़िए तो, अगर पार्टिकल बढ़ते हैं तो रैंडमनेस बढ़ जाती है क्योंकि मूवमेंट बढ़ जाता है, इंक्रीज। आप देखो इधर मेरे पास रिएक्टेंट साइड में एक पार्टिकल था और प्रोडक्ट साइड में मेरे पास में दो पार्टिकल बन गए, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में एक तो ये एंडोथर्मिक होते हैं क्योंकि एलिमिनेट करने में एनर्जी चाहिए, तो ये रहा एलिमिनेशन रिएक्शन में डेल्टा एच कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब आप एलिमिनेट करोगे तो पार्टिकल निकालोगे ना, तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में पार्टिकल बढ़ भी जाएगा, तो डेल्टा एस कैसा होता है, इसका पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, वो थर्मो की इक्वेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मुझे एक बात पता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, है ना, सही बोल रहा हूं ना भाई, ठीक है, तो डेल्टा जी नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कब होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव कब होगा बताओ, जब टेम्परेचर हाई होगा। हाई टेम्परेचर पर ये वाली जो टर्म है टी डेल्टा एस वो डोमिनेट कर जाएगी, और टी डेल्टा एस वाली पूरी टर्म क्या है, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है। तो हाई टेम्परेचर पर ये नेगेटिव टर्म ज्यादा हो जाएगी, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, विच इज हेयर पॉसिबल ओनली, पॉसिबल हियर एट हाई टेम्परेचर। नोट कर लो बेटा। कुछ पूछ रहा हूं तो पूछ लेना भाई, सर ऐसा 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 कैसे, मैं कोशिश करूंगा थोड़ी बहुत समझाने की। हो गया भाई, वो दो बार हेयर आ गया था, ठीक है। चलो एक बात तो ये हुई, अब यहां पर ना क्या बन रहा है, यहां पर कार्बन, अरे यहां एज ए इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, और जब जब कार्बोकेटाइन बनता है तो अगर वहां
ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही हो कुछ इधर उधर करने से, तो वो कर लेते हैं अपन। ठीक है, मतलब यहां रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन का, केवल कार्बोकेटाइन का ही रीअरेंजमेंट होता है बस, ना कार्बन आयन का, ना कार्बन रेडिकल और किसी का रीअरेंजमेंट नहीं होता है ना। तो आप लिखो इसमें, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल देन कार्बोकेटाइन rearrange itself for more stability, more stability। हाँ जी, आगे लिखो, only in elimination reaction, only in elimination reaction reactivity या rate of reaction is directly proportional to स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्या मतलब है प्रोडक्ट का, क्या बन रहा है प्रोडक्ट में, एल्कीन। इफ प्रोडक्ट इज सेम, if product is same, then rate of reaction या reactivity stability of कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट immediately formed। आप नोट करो, मैं इसका मीनिंग समझाता हूं आपको। अब शुरू हुई है केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक एक्चुअल में। अब जब मैकेनिज्म शुरू हो रहा है तब अच्छा लगेगा, आप नोट रिवाइज करोगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ जी, जैसे अपन एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, CH3C, CH3H, इधर CH2, इधर लिविंग ग्रुप, दिस इज A। इधर B गिवन है, CH3C, CH3, इधर लिविंग ग्रुप है और इधर CH2 और H है, फिर इधर C, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, H,
CH2 और लिविंग ग्रुप। अब आप देखो बेटा कि इन तीनों की मुझे रिएक्टिविटी बतानी है, तो सबसे पहले आप एलिमिनेशन करा के देखो। बाकी पूरी ऑर्गेनिक में जब भी कोई इंटरमीडिएट बनेगा तो रिएक्शन की जो रेट होगी वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से डिफाइन होगी। नहीं नहीं, प्रोडक्ट नहीं देखेंगे वहां। लेकिन केवल एलिमिनेशन रिएक्शन में ऐसे होता है कि अपन सबसे पहले प्रोडक्ट देखते हैं कि बनने वाला कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। बाकी सब में पहले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखेंगे कि जैसे यहां कार्बोकेटाइन बना तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बना। अब कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बना ना, इसमें कौन सा कार्बोकेटाइन देखना है, रीअरेंजमेंट के बाद वाला नहीं, लिविंग ग्रुप के हटते ही जो कार्बोकेटाइन बना है उसकी स्टेबिलिटी देखनी होती है। इमीडिएटली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन देखना होता है। रीअरेंजमेंट के बाद तो पता नहीं क्या हो जाए, कोई और ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो बाकी सब में, बाकी सारी हर टाइप की रिएक्शन में पहले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगी वहां रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। पर इसमें जहां प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा पहले प्रोडक्ट देखना है एलिमिनेशन में, और अगर प्रोडक्ट सेम बन रहा है फिर आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखना। तो अपन एक काम करते हैं, चलो यहां से लिविंग ये प्रोडक्ट एल्किन बना दी, हटाओ इसे बाहर। वहां हटाया ना ऊपर आपने यार, ये रहा एच और लिविंग ग्रुप हटाया ना आपने, तो यहां हटाओ एच और लिविंग ग्रुप को। हटाया हटाया हटाया, क्या बनेगा यहां पाई बॉन्ड, क्या बनेगा यहां पाई बॉन्ड, क्या बनेगा यहां पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब क्या, एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, एल्कीन। और मुझे पता है भाई एल्कीन कार्बोकेटाइन और कार्बन रेडिकल इनकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देते हैं। तो यहां जो एल्कीन बनेगी उसके बगल में 6 अल्फा एच होंगे। कितने अल्फा एच होंगे, 6 अल्फा एच। यहां जो एल्कीन बनेगी उसके बगल में भी 6 अल्फा एच होंगे। इसका मतलब यहां जो एल्कीन बनेगी उसके बगल में केवल 3 अल्फा एच होंगे। तो बेटा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा, ए और बी ज्यादा स्टेबल बनेगा, और सी। तो ये क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखनी है तो प्रोडक्ट तो एल्कीन बनेगी, एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा एच से देखते हैं। अब मैं क्या करूं इन दोनों में, तो दोनों में यार सेम सेम 6 अल्फा एच 6 अल्फा एच है। अब जब एल्कीन सेम बन रही हो तो फिर आप कार्बोकेटाइन बना लो। लिविंग ग्रुप को हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ, लिविंग ग्रुप को हटाओ कार्बोकेटाइन बनाओ। तो यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा और यहां जो कार्बोकेटाइन बनेगा, इस कार्बोकेटाइन के बगल में 3 3 3 9 अल्फा एच है। इस कार्बोकेटाइन के बगल में केवल ये रहा sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा एच। यहां केवल एक ही अल्फा एच है। कुछ पता नहीं इन्हें कैसे काउंट कर लेते हैं। अरे sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर लगे एच अल्फा एच। तो इसके बगल में तो ये रहा sp3 कार्बन, ये रहा अल्फा एच। तो यहां कार्बोकेटाइन कौन ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा। इसलिए बी की रिएक्टिविटी ज्यादा आ जाएगी ए से, फिर सी से, यह आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। पहले प्रोडक्ट यानी एल्कीन की स्टेबिलिटी देखोगे, फिर प्रोडक्ट सेम बन रहा हो तो देखोगे लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी, नहीं सॉरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। नोट कर लो, ये मतलब है इस बात का। करो नोट। बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, बहुत बहुत क्वेश्चन।
हाँ जी, हो गया। अगर आपने ये कर लिया तो अगला क्वेश्चन ट्राई करें। एलिमिनेशन की रेट बताइए। करो करो करो। बताओ भाई बताओ। इनको हटाओगे एल्कीन बनाओगे, इनको हटाओगे एल्कीन बनाओगे, इनको हटाओगे और एल्कीन बनाओगे। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला। मतलब देखते हैं, यहाँ एल्कीन बनेगा 6 अल्फा H, यहाँ एल्कीन बनेगा, अगर यहाँ एल्कीन बनेगा तो उस पर भी 6 अल्फा H, और यहाँ जो एल्कीन बनेगा उस पर 3 अल्फा H। तो सबसे पहले तो ए और बी, ये ज़्यादा आगे आएगा सी से। फिर ए और बी में तो ए और बी में ज़्यादा स्टेबल कौन सी एल्कीन होगी? अरे सिमेट्रिक एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है कि अनसिमेट्रिक यार? ऐसे तो क्या थोड़ी मारने के लिए बोला है मैंने। अनसिमेट्रिकल एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती हो तो मैं कैसे समझाऊंगा? वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। मैंने लिखवाया था जब हाइपर कॉन्जुगेशन समझाया था। अनसिमेट्रिकल एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब है? कि एल्कीन के एक कार्बन पे अल्फा एच ज़्यादा हो, दूसरे कार्बन पे अल्फा एच कम हो। तो यहाँ जो एल्कीन बनेगी, इस वाले कार्बन पे 0 अल्फा एच है, इस वाले कार्बन पे 3 और 6 अल्फा एच है। यहाँ जो एल्कीन बनेगी 3, या इस वाले एल्कीन के कार्बन पे 3 अल्फा एच, इस एल्कीन के कार्बन पे भी 3 अल्फा एच। तो ये सिमेट्रिकल है। फिर सिमेट्रिकल में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस से। तो यहाँ आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा सी। ये है रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन की बात चल रही है? ईआर की। ईआर मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। चलो इसमें बताओ। पहले तो आप मुझे ये बताओ, इसमें एल्कीन सेम बनेगी कि डिफरेंट बनेगी? ये आप ऐसे थोड़ा हिंट में लिख लिया करो कि ये आगे क्यों आया, ये क्या है? ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये क्या है? सिमेट्रिकल एल्कीन। चलो इस लास्ट वाले में बताओ फटाफट, क्या बनेगा? कौन ज़्यादा स्टेबल बनेगा? कौन कौन आखिर कौन? अरे पहले तो ये बताओ, एल्कीन सेम बनेगी कि नहीं बनेगी? इनको हटाओगे यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, इनको हटाओगे यहाँ पाई बॉन्ड आएगा। सेम ही तो है। एल्कीन सेम ही तो बनेगी। अच्छा, जब एल्कीन सेम बनेगी तो क्या देखोगे? कार्बोकेटाइन का मतलब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। यहाँ OH को हटने से, अरे यहाँ OH के हटने से क्या आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ OH के हटने से क्या आने वाला है? पॉजिटिव चार्ज।
हाँ, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए बगल में कौन से ग्रुप लगे होने चाहिए? डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग। सी डबल बॉन्डो कैसा ग्रुप होता है? विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो विथड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि सी डबल बॉन्डो का देखो, ये पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, बगल में यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसको देगा इलेक्ट्रॉन? इसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन। जितने भी पोलर पाई बॉन्ड है, जितने भी पोलर पाई बॉन्ड है, सबका माइनस इफेक्ट लगता है, माइनस। समझ आई बात? तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, इसका माइनस एम लगता है। ठीक है, अच्छा। तो अब आप इधर देखो, इसका भी नेगेटिव इफेक्ट लगेगा, लेकिन ये तो नेगेटिव इफेक्ट शो करने वाला। अरे विथड्रॉइंग ग्रुप थोड़ा सा कहां चला गया? दूर चला गया, दूर। रेजोनेंस तो नहीं है वहां पर। यूं मत कर देना सर रेजोनेंस करा। तो सर देखो कितना सिंपल है। पॉजिटिव सिग्मा पाई, कितना सिंपल। तो पाई को भेज दो इधर। अरे आपने एक रूल पढ़ा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं आना चाहिए। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो नहीं आ सकता वो पाई इधर, यानी नो, यहां रेजोनेंस नहीं है भाई। क्या देखना है? इंडक्टिव देखना है, इंडक्टिव। यहां इसका लगेगा माइनस आई, यहां इसका लगेगा माइनस आई। अब इंडक्टिव इफेक्ट दूरी बढ़ने पे क्या होता है? डिस्टेंस बढ़ने पे क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये विथड्रॉइंग ग्रुप थोड़ा दूर चला गया, ये विथड्रॉइंग ग्रुप बगल में ही है। बर्बाद करने वाला बगल में ही हो तो बर्बाद कर देगा ना भाई। तो यानी ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बनेगा। कौन ज्यादा स्टेबल बनेगा? ये। तो बी की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एलिमिनेशन, फॉर एलिमिनेशन। चलो ओके, तो काफ़ी आज के लिए इतना। ठीक है।